अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महबूब शबीब। ज़िंदगी के हवाले से बात करें या इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी के हवाले से बात करें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आसपास के लोगों का ख्याल रखना। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा होगा कि महज एक छोटा सा वर्ड है कि दूसरों का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन ये जो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में रिश्वत आम है, एक दूसरे का हक खाया जा रहा है, तो इसमें हम ना दूसरों का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इतना तज़ब्ज़ुब है, दूसरे के राइट का ख्याल नहीं रखा जाता। तो बस हमने इस सोसाइटी में एक ऐसी प्रोग्रेस लेकर आनी है, एक ऐसा चेंज लेकर आना है जिससे हमारी सोसाइटी में दूसरों के जो राइट हैं वो पामाल ना हों। इसमें एक एक फ़र्द जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। तो बस इसी चीज़ से जो है चेंज ज़रूरी है। हर एक दिन जो है वो एक नया आगाज़ होता है और इस नए आगाज़ में आपने अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को एम्पावर करना और पॉजिटिविटी फैलाना। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से फैसलाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ताहम अगर आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 41 सेंटीग्रेड और कम से कम 26 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और टेम्परेचर से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गुज़श्ता बारिश से मौसम थोड़ा बहुत चेंज आया था, लेकिन आज का जो दिन है इसमें शदीद गर्मी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो गर्मी है इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। तो इसके लिए शहरियों को अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी साथ साथ ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ गर्मी में इजाफा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो आप बर वक्त करवाते रहें। और इसी के साथ अगर हीट वेव के हवाले से बात करें तो हीट वेव से बचने के लिए सबसे आसान तरीकाकार ये है कि अपने आप को महफूज रखें, बगैर ज़रूरत घर से ना निकला जाए और वाटर इनटेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कुछ बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है और ख़ासकर वो लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं और जो हमेशा से फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहते थे। हमने बहुत सारे जिसे कहते हैं इवेंट्स कवर किए थे, लेकिन एक चीज़ जो है वो फैसलाबादी आवाम हमेशा से मिस करती थी कि फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। और फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के कुछ मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में होंगे। ये कब से हो रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, शायकीन क्रिकेट का क्या जोश व जज्बा है, सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इस टॉपिक्स पे बात करने से पहले आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुर्रहमान के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरसलान आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अब्दुर्रहमान मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, क्योंकि आप भी बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं और जिस तरह से आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी बात की, आप चाहते थे कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो और फाइनली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश यहाँ फैसलाबाद में हो रहा है। क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे? जी, ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पर क्योंकि मैंने जैसे माजी में बताया कि यहाँ पर तो कबड्डी हो तो लोग जो लाखों लोग देखने आ जाते हैं। और हम मैच कहाँ पे रखते हैं? कराची में, जहाँ पे तो देखने नहीं जाता, ना इंटरनेशनल मैच, ना किसी ने PSL देखा। तो फैसलाबाद में तो चैम्पियन कप था जब जो कि हम समझे थे कि यहाँ पर काउंटी क्रिकेट टाइप टूर्नामेंट था, तो रोज़ाना की बुनियाद पे स्टेडियम फुल मिलते थे। लोग प्लेयर्स को देखने के लिए आते थे, उनके शॉट्स देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, तो अच्छा खासा रश था। तो अभी तो ये इंटरनेशनल मैच होगा तो ये हाउसफुल मैच होगा, मतलब जैसे होता है ना वो सिनेमा में हाउसफुल होता है, ये ऐसे हाउसफुल मैच होंगे। लोग बड़े भरपूर तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर फैमिली इवेंट्स बड़े कम होते हैं। यहाँ पर लोग तरसे हुए इवेंट्स के लिए, उसके लिए। और ये बहरहाल PCB का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रेडिट है कि उन्होंने फैसलाबाद में क्रिकेट बहाल की, पहले वो काउंटी टूर्नामेंट के ज़रिए और अब यहाँ पर इंटरनेशनल टीम के ज़रिए। क्योंकि देखिए इसी का इम्पैक्ट होता है। PSL भी फैसलाबाद के शहरियों का मुतालबा था कि होनी चाहिए, ताहम स्टेडियम मुकम्मल नहीं था, जो कि अब मुकम्मल हो गया।
स्टेडियम के हवाले से बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया ने, पीसीबी ने अपना किरदार अदा किया। जो लोग काबिज से नहीं चाहते थे कि मैच हो, उनको शिकस्त हुई है, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है जो नहीं चाहता कि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर आए। तो उस माफिया को शिकस्त देकर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना भी बहरहाल एक बड़ा कारनामा है, जिसमें अरसलान का भी बड़ा क्रेडिट है, जिसमें मतलब चेयरमैन पीसीबी का बड़ा क्रेडिट है कि यहाँ पर उन्होंने मेहनत की और बिलाखिर स्टेडियम तैयार हुआ, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार हुआ है कि जहाँ पर मैच होगा, मज़ा आएगा, जहाँ पर तमाशाई भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकेंगे, चौके छक्के देख सकेंगे। और फिर पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ फॉर्म तो है ही है, लेकिन सामने भी कमज़ोर टीम है, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान स्वीप करने की पोजीशन में बाहर आया है। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि एक निस्बतन जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में एक जो माड़ी टीम है ना वो सामने आती है, क्योंकि कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल के प्लेयर्स इत्मीनान भी हासिल करेंगे। उसके बाद लोगों को एक जीत भी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पर हमने इंडिया से जंग जीती है, तो उसके बाद हारने के लिए लोग तैयार नहीं है हार देखने के लिए। तो ये टीम काफ़ी अरसे से हारती रही है, तो अब 2-4 कमज़ोर टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर उसके बाद इत्मीनान बहाल होता है, क्योंकि जो भी आईसीसी रैंकिंग में टीम होती है उनके खिलाफ जीतना बहरहाल मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान अब तो आईसीसी रैंकिंग में खुद भी बड़ा पीछे जा चुका है ना, क्योंकि लंबे अरसे से हारते रहे हैं, कभी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते, सीरीज नहीं जीते, और फिर बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस बड़े कम मिले हैं, वनडे मैचेस बड़े कम मिले हैं, ज़्यादा T20 पे हो रहा है। तो अब उम्मीद है कि यहाँ पर मैचेस भी मिलेंगे ज़्यादा, और पाकिस्तानी टीम जीत का जो सिलसिला टूटा हुआ है उसको फिर बहाल करेंगे, और तमाशाइयों को लुत्फ भी आएगा देखने का, चौके छक्के का और प्लेयर्स के आउट करने का। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद की जो अवाम है वो क्रिकेट को लेकर काफ़ी जज्बाती भी है, और हमेशा से यही रहा है कि यहाँ पर PSL के मैचेस भी होने चाहिए, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी मैच हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रही होती हैं, शायकीन क्रिकेट का जज्बा जो है वो दीदनी होता है। तो अरसलान, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने बहुत बात की कि यहाँ पर PSL के मैचेस भी होने चाहिए थे, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल होनी चाहिए थी। अब फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, क्या इंतजामात हैं, किस तरह से, और थोड़ी सी इस सीरीज के हवाले से बताइएगा। शुक्रिया। देखिए, जैसे अभी रहमान भाई बात कर रहे थे, चैंपियंस वनडे कप वाज आइस ब्रेक, और वहां से ही हमें ये तो हमने गेस करना शुरू कर दिया था कि अब ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट PSL के मैचेस को एक आध जरूर मिलेगा इकबाल स्टेडियम को, कि जिस तरह से क्राउड आया यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट मैच टू द फाइनल, क्राउड फुल था, हाउसफुल था, नॉट इनसाइड द स्टेडियम बट आउटसाइड द स्टेडियम। तो वहाँ से ये हमें आइडिया हो गया था व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जो कमेटी थी PCB की, जो जब मीटिंग हो रही थी अबाउट दिस रेस, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर स्टैंडर्ड इस तरह का नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई जाए, बट चेयरमैन PCB ने ये कहा कि जिस तरह का क्राउड है वहां का, हमने देखा कि PSL में, पिंडी में, इवन पिंडी में, हालांकि पिंडी का क्राउड निकलता है, वो PSL के मैचेस के लिए उस तरह से नहीं निकला। लाहौर, जिसको गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी वैसा क्राउड नहीं निकला जो जितना हम कहते हैं, हम जितनी तवक्को कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कराची में तो बिल्कुल लोग कम आए। तो एक तो वहां से आइडिया हो गया, और उसके बाद फिर फैसला किया गया कि फैसलाबाद में क्रिकेट को वापस लाया जाए। 18 साल बाद लास्ट मैच जो खेला गया था इस इकबाल स्टेडियम में, वो 11 अप्रैल 2008 को खेला गया था। तो अब नई है, तो पूरे 18 साल बाद फैसलाबाद में क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो इंतजामात की आपने बात की, इंतजामात पर जो कंसर्न्स थी ना ICC को भी और PCB को भी खास तौर पर, क्योंकि इंटरनेशनल मैच होने हैं, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, इंटरनेशनली उसको टेलीकास्ट किया जाना है, तो उस हिसाब से सबसे जो मसला था वो ग्राउंड का था, फिर ब्रॉडकास्टिंग एरिया का था, फिर ड्रेसिंग रूम्स का भी था कि वो उतने अपग्रेड नहीं है। तो अब किया ये जा रहा है कि गेट नंबर 5 पे काम किया जा रहा है, वहाँ पे अपग्रेडेशन की जा रही है, कमेंट्री बॉक्स बना है, ऑफिशियल्स के लिए अलग से जगह बनाई गई है, और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बाकायदा स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, और शेड्स लगाए जा रहे हैं 5 नंबर गेट पे, जहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलग से एरिया का तयन किया गया, उनके सामान को रखने की जगह बनाई जा रही है, उनके इक्विपमेंट सारे उधर होंगे। फिर अलग से
गेट नंबर जो 7 है वहां पर भी काम हो रहा है, स्टैंड बनाया जा रहा है कैमरास के लिए, क्योंकि रिव्यू कैमरास के लिए हमारे पास जगह है ही नहीं थी। तो ये किया गया है। फिर एट द एंड पिचेस पे बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है, ग्राउंड में काम किया जा रहा है, ग्राउंड को लेवल करने के लिए घास जहाँ पर पैचेस थे, मुख्तलिफ जगहों पर पैचेस थे। इतने पैचेस थे कि जब चैंपियंस वनडे कप हो रहा था तो देयर वर 2 इंजरीज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पैचेस, जो कि बॉलर्स की थी, क्योंकि बॉलर ने भाग के आना होता है, रनर लेना होता है, तो वहां से जब वो रनर अप ले रहा होता है तो वहां पर ही पैचेस थे। तो वो फुट इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं, हैमस्ट्रिंग हो जाती है समटाइम ग्राउंड में डाइव लगाते हुए। तो उसको बेहतर करने के लिए घास लगाया गया है, घास भी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया ताकि स्मूथली चीजें चलें। और जहां जहां पर सतह हमवार नहीं थी उसको भी रूलर लगा के बेहतर किया जा रहा है ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने वाला ग्राउंड हम तैयार कर सकें। पिचेस जो है वो 7 ट्रैक बनाया गया है, 7 पिचेस जो है तैयार की जा रही है। नंदीपुर से मिट्टी मंगवाई गई है जो कि काफी हार्ड होती है। हार्ड मिट्टी में इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर बॉल को थोड़ा बाउंस मिलता है, बाउंस मिलता है तो बॉल बल्ले पे आती है, बल्ले पे आती है तो फिर छक्के चौके लगते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तैयारी जो की गई है, पिचेस अच्छी बनाई जा रही है। पिचेस के लिए क्यूरेटर्स की पूरी टीम मौजूद है। ना सिर्फ ये कि जो ग्राउंड स्टाफ उनकी अपनी जो इकबाल स्टेडियम उनका, बल्कि पीसीबी के क्यूरेटर जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल्स को भेजा गया है जो कि मुसलसल वहां पर मौजूद है और उधर ही रह रहा है और वो देख रहा है ग्राउंड में किस तरह का काम किया जा रहा है। क्यूरेटर्स की टीम चेक कर रही है किस तरह की पिचेस जो है वो तैयार की जा रही है, ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड को देख रहा है। फिर जो बहरहाल अभी तक ये प्रॉब्लम है एंड आई थिंक इट शुड बी सॉल्व। और उसका ये मसला है कि जो शायकीन आते हैं ना उनके बैठने की जगह नहीं, खड़े हैं वो हम शुरू हो जाते हैं गेट नंबर 3, 4, 5, 7 और इस तरह से दूसरी साइड पे 5 और 6। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि रेंट पर मंगवा के कुर्सियां लगाने की बजाय कुर्सियों को लगवाया जाए। और ये तकरीबन जो कैपेसिटी है हमारे इस इकबाल स्टेडियम में ओवरऑल अब देखा जाए, पहले ये राउंड अबाउट 22,000 थी, अब वो कम हुई है क्योंकि गेट नंबर 5 पे हमने उसको वो शायकीन के लिए बंद किया। वहां पर हमने मीडिया बॉक्स बनाया, कमेंट्री बॉक्स बनाया, ब्रॉडकास्टर्स के लिए जगह बना दी। अब वहां पर आम जो शायकीन क्रिकेट है वो नहीं आ पाएंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अब जो राउंड अबाउट बनती है वो बनती है तकरीबन 17,000 के राउंड अबाउट, जो कि शायकीन आके बैठ के मैचेस देख सकते हैं। हमारे पास जो चेयर्स मौजूद हैं जो येलो और ब्लू अक्सर आपने देखी होंगी इकबाल स्टेडियम में, वो एक साइड पे तकरीबन 1300-1400 के करीब और दूसरी साइड पे तकरीबन 1700 के करीब है, जो कि बहुत कम है। अब आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैच को आप ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं तो लोग सवालात उठाते हैं कि यार ये मसले हैं। तो ये इकबाल स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अभी से ही देखिए, अब करने को आए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब वहां पर जो तकरीबन 15,000 के करीब कुर्सियां वो लगाई जा सकती हैं, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 15,000 बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ी कम कर लें, आप 13,000 लगा दें, 10,000 कुर्सियां लगा दें, लगाई जा सकती हैं। तो दे शुड टेक एन इनिशिएटिव और इस पर काम होना चाहिए। बाकी जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनकी तज़ीन और आइश की जा रही है। वैसे जब चैंपियंस वनडे कप हुआ था उससे पहले ड्रेसिंग रूम को पूरा तब्दील किया गया था, वहां पर ये हालात थे। मतलब ये सिस्टम ज़रीफी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी भी कह सकते हैं इकबाल स्टेडियम की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की खास तौर पर, कि यहाँ पे कबड्डी के मैचेस हुए, यहाँ पर स्कूल्स के फंक्शन हुए, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, और जिसने इसने बड़े बड़े यहाँ पर इंडिया भी आके मैच खेल के जा चुका है, यहाँ पर इंग्लैंड में आके टेस्ट मैचेस खेले हैं। बिल्कुल इसी तरह से इकबाल स्टेडियम के हवाले से बात करें तो ये एक तारीखी स्टेडियम भी है जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है, लेकिन अब 17 से 18 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो फैसलाबाद में लौट कर आ रही है, जिसपे शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। फर्दर भी इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है क्रिकेट के मैदान की रौनकों की और स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की आवाम हमेशा से ये चाहती थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो। यहाँ पर माजी में कोई भी मैच अगर होता था वो लोकल लेवल का भी होता था तो फैसलाबाद की आवाम की एक ही डिमांड सामने आती थी कि फैसलाबाद को भी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका दिया जाए। और पीसीबी ने फाइनली फैसलाबादियों की सुन लिया और फैसलाबाद में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो 17 से 18 साल बाद लौट आई है, जिसमें पाकिस्तान
वर्सेस बांग्लादेश होगा। और इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात करें और स्पेशली फैसलाबाद की आवाम के हवाले से बात करें तो अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद की आवाम जो है ना अब नहीं देख सकती हारता हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। अब उनके मोराल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में पाकिस्तान ही जीते। तो इस हवाले से अगर टीम की परफॉर्मेंस देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो बांग्लादेश को कम्पीट कर सकेगी? देखिए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। जो पिछली उनकी हार रही है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है कि यहाँ पर कैप्टनसी बड़ी तेज़ी से तब्दील होती रही। कोई प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, कोई प्लेयर खिला लिया गया, तो बड़ी तेज़ी से जो है वो प्लेयर पावर्स को तोड़ने की कोशिश हुई। अपनी तरफ से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इनको बाहर बिठा के देख लें, तो उसका नतीजा ये देखा कि हमने वो कैप्टनसी बदलने से भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि इसीलिए PSL में हमें नए प्लेयर्स भी मिल रहे हैं। उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बहुत सारे प्लेयर्स ने, बॉलिंग में, बैटिंग में, ऑलराउंडर्स में, फील्डिंग में। तो ऐसे ये जो PSL करवाने का मकसद भी यही होता है, क्योंकि आप देखिए कौमी टीम में इस वक्त जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे PSL से आए हैं। तो वो एक तरह से काउंटी का किरदार भी अदा करती है कि जिसमें प्लेयर्स का जायजा लिया जाता है। T20 में अच्छे हिटर्स मिलते हैं आपको, स्पिनर्स मिलते हैं। स्पिनर्स में बड़ी मुश्किल का सामना रहा पाकिस्तान को, वो वहाँ से आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो ये बल्कि अब तो मैं कहता हूँ कि ये प्लेयर्स के लिए एक तरह से बड़ा कंपटीशन बन के सामने आया। अब बड़ा जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि आकिब जवेद ने कहा था कि ये जो बंदे खेल रहे हैं ये सारे बेस्ट बंदे हैं, अब हम कहाँ से लाएं। तो PSL से आपको अच्छे लोग मिले हैं, फास्ट बॉलिंग में, आपको स्पिन बॉलिंग में, ऑलराउंडर्स, बैट्समैन। तो अब आपके पास चॉइस ज़्यादा हो गई है। ब्रॉडर ग्राउंड में देख सकेंगे यहाँ पर कि किस प्लेयर को खिलाया जा सकता है, कौन अच्छा परफॉर्मर है जो PSL में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अब इंटरनेशनल भी उसको मौका दिया जा सकता है। तो जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं पाकिस्तान में, फिर उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान में ही परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि जो उससे पहले बैच था जैसे मिसबाह की टीम, तो वो तो मुल्क में खेलने के लिए तरस गए थे ना, कि उनको तो बाहर ममालिक में खेलना पड़ता था। तो ये इनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर इनके पहले मैचेस ही पाकिस्तान में होंगे। तो इसका बहरहाल इनको एज होता है कि यहाँ पर क्राउड का एज, ग्राउंड्स का एज, जो उनका देखा वाला होता है सारा। तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश को हम स्वीप करने की पोजीशन में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ प्लेयर्स भी ज़्यादा हो गए हैं। उसमें से हम चॉइस करेंगे। उसके अलावा होम ग्राउंड का, होम क्राउड का जो एज है वो भी हमारे पास हासिल है। और फिर जो बांग्लादेश की टीम है वो ICC की रैंकिंग में भी पाकिस्तान से पीछे है। तो ये सारे कुल मिला के एज होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये जीत अपने नाम करेगा और क्लीन स्वीप करेगा। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि फैसलाबाद के हवाले से बात कर रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनका जो जज्बा है वो बहुत ही हाई है इस वक्त। क्योंकि हम जो है अभी देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच के हवाले से बात करें तो बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान से थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अपने हरीफ को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो भी हमारी बैटिंग में गलतियाँ हैं, फील्डिंग में गलतियाँ हैं, उन्हें देखना होगा, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, फैसलाबाद में जो मैचेस हैं इनका आगाज़ कब से हो रहा है और क्या तब तक इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे? एज पर शेड्यूल जो कि PCB ने जारी किया था और वो तो तकरीबन एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले जारी हुआ था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उससे थोड़ा सा मे बी चेंज हो जाए। बट कल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने भी इस हवाले से कहा है कि दे आर एग्री टू विजिट पाकिस्तान, टूर पाकिस्तान। और अदर हैंड PCB ने भी अभी तक जो शेड्यूल जारी हुआ है उस पर कोई रद्द-बदल की कोई खबर जो है वो नहीं आई। तो जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 21 को टीमें पहुंचेगी, 22 से 24 तक इधर फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करेंगी दोनों टीम्स, और 25 को पहला मैच है और 27 को दूसरा। बेसिकली ये 5 मैचों की सीरीज पर मुश्तमिल ये टूर है बांग्लादेश का, जिसमें पहले दो मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेलेंगे जाएंगे, जबकि जो बाकी मैचेस हैं वो 3 जून तक, यानी कि फिर 29 को मैच है, फिर यकम को एंड 3 जून वो गुलाब स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो बेसिकली तो ये रिवाइवल हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। ओपनिंग ही यहाँ से होगी, फैसलाबाद से होगी। तो टीम जो है वो लाहौर से फिर डायरेक्ट इधर 21 को पहुँच जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा कहीं हो सकता है आज या फिर कल
फैसला हो जाए कि यही शेड्यूल रखना है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, क्योंकि PSL के जो मैचेस हैं वो बड़े रिलेट कर रहे हैं इस टूर से। PSL जैसे ही एंड होना उससे फिर टीम अनाउंस होनी है कि कौन कौन से जो हाई परफॉर्मर है, जो यंग टैलेंट है। जिस तरह अभी हमने देखा पेशावर ज़ल्मी का अली रज़ा है, ही हैज़ बीन बॉलिंग रियली वेल। ऑन द अदर हैंड कुछ साइम अयूब की वापसी के भी चांसेस हैं, क्योंकि वो इंजरी से रिकवर करके आया है और परफॉर्मेंसेस कुछ देखने को मिली हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को रिलीज़ किया जाए या कुछ लोगों को टीम में से थोड़ा रेस्ट दिया जाए और यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। नई टीम होगी, बांग्लादेश की भी नई टीम है, BPL से लड़के उन्होंने चुनने हैं, अभी BPL उधर होके हटा है, तो उनकी भी नई टीम होगी, तो अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी टीम कमज़ोर है। ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि क्या कौन सी टीम किस स्ट्रैटेजी के साथ आती है, कैसा खेलती है, तो अच्छा कंपटीशन होगा। बट ऑन द अदर हैंड बस अब ये क्लियर हो जाए कि आया कि वो यही शेड्यूल रखते हैं और दे गोना चेंज द शेड्यूल। बिल्कुल आसान। यहाँ पर एक चीज़ मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे स्ट्रेटजीज के हवाले से आपने बात की है कि कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती, डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रेटजी कि वो कौन सी स्ट्रेटजी ग्राउंड में लेकर आते हैं। तो इससे पहले अगर पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेश की टीम का मुआवजा करें तो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से हमेशा से खदशात रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी? वेल, फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोग वी हैव बीन डिफीटेड, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑन पेपर्स हम लोगों के रिकॉर्ड अच्छे हैं उनके खिलाफ, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODIs हो एंड इन टेस्ट। बट जो अब की बांग्लादेश टीम है, इट्स आई कुड से इट्स बिट बेटर देन द बिफोर टीम वी हैव बिफोर। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कंपटीशन होगा, क्योंकि हम लोगों की जो स्ट्रेंथ थी ना वो हमेशा बैटिंग नहीं रही, वो बॉलिंग रही है। तो मसला ये चला आ रहा है कि काफ़ी अरसे से हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी पिटाई हो रही है और ठीक ठाक पिटाई हो रही है, जो जिनको हम T20 स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो वी कैन नेम। तो अब उनको हम अगर PSL की परफॉर्मेंसेस को देखें, दे हैव बीन कंसीडिंग 45 मोर देन 50 रन्स इन 4 ओवर्स। तो अगर PSL में उनका ये हाल है तो थिंग्स कैन बी चेंज। स्टेडियम की बात कर ली जाए यहाँ पर तो बड़ा स्कोर होता है, एज वी हैव सीन इन नेशनल T20 200 से ऊपर का 225 तक का टारगेट जो वो दिया गया है। तो जो टीम बनेगी, वी हैव सम परफॉर्मर्स, साहबजादा फरहान है उनमें, जिसने नेशनल T20 फिर PSL में परफॉर्म किया है, ही हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, और उसकी सेंचुरीज जो है वो इन PSL की नेशनल T20 को मिला के 4-5 सेंचुरीज बनती है। तो उसकी वापसी होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को बॉलिंग स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, और उसमें ऑन पेपर्स हम ये देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स उनको मौका दिया जाए, उनको टीम में रखा जाए, तो एक अच्छी बैलेंस टीम बनाई जाए। यंगस्टर्स को इसलिए मैं कह रहा हूँ मौका दिया जाए क्योंकि हमारे पास जो टीम आ रही है बांग्लादेश की, वो कोई इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, उनमें जो लोग खेल रहे हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं। तो हम लोग भी अपने यंगस्टर्स को भेजें ताकि वो एक तो एग्जामिन हो जाए कि 5 T20 मैचेस हैं, हमने आगे जाके मजीद T20 सीरीज खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप T20 भी आने जा रहा है, तो उससे पहले हमारी तैयारी जो वो उसको हम एनालाइज कर सकें, उसको एग्जामिन कर सकें। तो यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डोमेस्टिक में मजीद खेलें, बेहतर करें और वापस आ जाए। तो अब बांग्लादेश की जो टीम है वो उन्होंने एज आई टोल्ड यू कि अभी BPL जो है वो हुआ है और उसमें अच्छे परफॉर्मेंस जो उन्होंने उस टीम में लिए हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो कोई इतनी अच्छी ऑन पेपर नहीं रही। दे हैव बीन डूइंग वेल, बट वो हारे हैं 2-3 सीरीज बड़ी बुरी तरह से। तो कहा जा सकता है कि एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ऑन दिस इकबाल स्टेडियम। बिल्कुल इसी तरह से है कि मैचेस का तो मज़ा तभी आता है कि जब दोनों टीम जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान होम ग्राउंड भी है, आवाम की सपोर्ट भी होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ साथ। लेकिन जब होम ग्राउंड होता है तो एक प्रेशर भी होता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, और मुझे ये लगता है अब्दुर्रहमान, जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक प्रेशर में खेलती है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती है। अगर माजी की गलतियों को देखा जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की और अब की ये सीरीज को देखें, तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं क्रिकेट टीम में? देखिए, होम ग्राउंड का प्रेशर तो बहरहाल होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा एज भी होता है क्योंकि प्लेयर्स वहीं पे खेले होते हैं। जैसे अभी PSL यहाँ पर लोकली खेला है सारों ने, तो ये चैंपियन कप भी हुआ था, उसमें भी ये सारे मौजूद थे। साहबजादा फरहान ने यहाँ पर भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो ये उनके लिए देखे वाले ग्राउंड्स होते हैं, देखा वाला क्राउड होता है जो कि मुसलसल उनके हक में नारे लगा रहा होता है, और मुखालिफ को यही है जो नहीं होता कि यहाँ पर ना तो उनका क्राउड होता है। बट आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि
फैसलाबादी क्राउड का ये है कि ये दोनों टीमों को सपोर्ट करता है, नथिंग इज दैट। लेकिन अगले को समझ नहीं आता कि वो उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है या जुगते लगा रहा होता है। स्टोरीज होनी है। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये तो फिर एज है कि अभी ये जो PSL के लोग हैं सेंचुरी नवार वो फिर अपनी कौमी टीम में जगह बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखें बाबर आजम या रिजवान या दीगर जितने भी लोग हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल PSL में इनसे भी अच्छे परफॉर्मर मौजूद है। सबज़्यादा फरहान की बात की, वो एक फास्ट बॉलर, क्या नाम है, अब्बास अली रजा। अली रजा। तो इसके अलावा जो है वो फिर साइम अयूब की मतलब ऑलराउंडर कारकर्दगी बड़ी लाजवाब रही है ना। एक तो उसको ओपनर तो है ही, उसने ओवर्स अच्छे फेंके हैं बीच में ना। तो पाकिस्तान को बड़े अरसे से एक ऐसे स्पिनर की ज़रूरत थी जो बीच में अच्छे ओवर्स फेंक सके और विकेट ले सके। ये किरदार बड़ी देर तक शाहिद अफरीदी और हफीज़ ने निभाया था। उसके बाद हम मुसलसल इसमें कमज़ोर थे कि कोई भी स्पिनर नहीं अच्छा मिल रहा था। सईद अजमल वो सारा माजी हो चुका था। तो ये अब मुझे लग रहा है कि साइम अयूब लंबे अरसे के लिए ये किरदार निभाएगा कि एक तो वो ओपनर आके अच्छी खासी फेंटी लगाता है, फिर जो बीच में अगर वो मिडल ऑर्डर में अच्छे ओवर 8-10 फेंक जाता है और एक आध विकेट ले जाता है और स्कोर थोड़ा खाता है, तो ये मुखालफ टीम पे प्रेशर डाला जाएगा। क्योंकि हमारे जो मेन बॉलर्स थे 30 ओवर करते थे, तो उसके दरमियान अक्सर 20 ओवर्स में ये अभी जो लास्ट सीरीज़ है उसमें भी यही हुआ था कि वो 20 ओवर्स निकालना मुश्किल हो चुका था। और वही भी 20 ओवर बीच के होते हैं, मिडल के ओवर होते हैं कि जिसमें आपने स्कोर कम देना होता है। तो हम मुसलसल उसमें ही स्कोर खा रहे थे और फिर टीमों को ये एज होता है कि जब अच्छा स्कोर और विकटें हाथ में हो तो वो एंड पे अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। तो यही क्रिकेट का हमेशा से टेम्पो चलता है कि जब भी अच्छा मौका मिलता है तो वो टीम फ़ायदा उठा जाती है। तो अब मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान को अब फ़ायदा होने बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छा टैलेंट मौजूद है, बैटिंग के हवाले से भी, फील्डिंग के हवाले से भी और बॉलिंग के हवाले से भी। बस थोड़ी सी जिसे कहते हैं कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब बात होती है कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और अब पाकिस्तान को भी ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान भी डिजिटलाइज हो और इसमें बहुत हद तक काम होना भी शुरू हो गया। और इसी कोशिश में जो फैसलाबाद में यूसीज हैं उन्हें यूनियन काउंसिल्स को डिजिटलाइजेशन करने का जो मामला है वो जारी है, फ़रोग दिया जा रहा है डिजिटलाइजेशन को। ये मामला कब तक ख़त्म होगा, क्या तरीक़ाकार है और इससे शहरी किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, इस पर मैं अब्दुर्रहमान आपसे तफसीलात जानना चाहती हूँ। महविश देखिए, पूरी दुनिया में ब्लॉक चेन काम कर रही होती है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मैनुअल पे फंसे हुए हैं, रजिस्टरों पे। अब देखिए कि यहाँ पर ये बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है या किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन बैंक की देख लें, वो आप 10 साल पुरानी भी निकाल लें तो वो सारा डाटा होता है, ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ से गए। लेकिन दूसरी जानब आप सरकार देख लें कि वो रजिस्टर रखे होते हैं और अभी कोई बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है ना तो वो कहते हैं कि वो 1998 वाला रजिस्टर निकालें। फिर वो यूसी सेक्रेटरी को पैसे देंगे, वो रजिस्टर मट्टी से निकालेगा और उसमें से कुछ निकाल के आपको देगा। पटवारी को कहेंगे कि वो फर्द निकाल दे पुरानी, तो वो 20-30 हज़ार देगा और पुरानी फर्द को कपड़ा मारेगा फिर निकाल के देगा। यही सारा कुछ अगर हम कंप्यूटर में रख लेते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की 2 नंबरी करना मुमकिन नहीं होगा। ये जैसे देखिए नादरा रिकॉर्ड है, अब जो इससे पहले नादरा में कितनी 2 नंबरियाँ होती रही हैं कि अफगानियों के ID कार्ड भी बन गए। अब जबकि डिजिटलाइजेशन आई हुई है तो अब उसके बाद कोई भी 2 नंबरी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा रजिस्टर्ड होने के लिए जाता है उसकी सारी फैमिली ट्री, सारा बैकग्राउंड आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें होता है। तो ये यूसीज में भी अब यही कुछ किया जा रहा है कि यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है, क्योंकि पहले जितने भी सर्टिफिकेट बने हुए थे वो सारे के सारे मैनुअल थे, तो उसमें चेंजिंग भी की जाती थी, उसमें उम्र का भी मसला डाला जाता था, तो कई चीज़ें थी। अब उसमें ये बेहतरी लाई जा रही है कि वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ठीक है, उससे कोई भी उसमें एक तो अमेंडमेंट करनी मुमकिन नहीं रहेगी ना कि आप उसमें कुछ भी अमेंड कर लें। देखिए कंप्यूटर में ये लैंड रिकॉर्ड हो या यूसीज हो या कोई भी, जब आप उसमें कंप्यूटराइजेशन में आते हैं तो फिर उसमें कोई अमेंडमेंट की जाती है तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। मतलब 2 दिन पहले अगर ये नाम था तो उसको चेंज किया तो वो फिर पिछला नाम भी ब्लॉकचेन में महफूज रहता है तो अगला भी आ जाता है। यानी कि कोई ना कोई वजह होती है, फिर जिसने किया है उसका नाम भी मेंशन होता है कि इस बंदे ने किया है। माजी में रजिस्टर में किसी ने भी चेंज कर दिया, पैसे लेके कर दिया या जैसे भी कर दिया,
फिर उसके बाद लड़ाई होती थी, लिटिगेशन होती थी, अदालती मामलात होते थे। तो अब इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो लिटिगेशन का मामला ख़त्म हो जाएगा, एक उसके अलावा जो लड़ाइयाँ बनती थी वो नहीं होंगी। तो ये अच्छा फ़ैसला है इनका कि यहाँ पर जो निकाह रजिस्ट्रार थे, ये हर यूनियन कौंसिल में 6 के करीब होते थे, तो उनको किसी ने रजिस्टर्ड करने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी कि किसके पास रजिस्टर्ड मौजूद है, कोई पता नहीं। ये देखिए, इसकी 200 रुपया फ़ीस होती है, तो एवरेज हर निकाह का 10,000 रुपया तक चार्ज किया जाता है। बिल्कुल अच्छी है। तो वो यही कहते हैं कि हमने सरकारी खजाने में जमा करवाना, वो अपने नाम पे तो लेते नहीं है। तो सरकार तो 200 रुपया ले रही है, बाकी तो वही जो निकाह पढ़ा रहा है वो ले रहा है। तो ये देखिए, तो बनती जुड़ती फीस होनी चाहिए कि 200, 400, 500 अगर वो ले लेता है। तो फिर उसके अलावा ये भी था कि निकाह रजिस्ट्रार किसी यूसी में रजिस्टर्ड है तो उसका निकाह रजिस्टर किसी और यूसी में भी जा रहा है। तो अब इसको सारे को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है कि जो निकाह रजिस्ट्रार कहीं पर रजिस्टर्ड है तो वो अपनी यूसी बल्कि अपने वार्ड से भी बाहर नहीं जा सकेगा, ताकि जो इसमें 2 नंबरियाँ की जाती हैं उनका खात्मा हो सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा था कि जो यहाँ पर मैरिज हॉल या दीगर जितनी भी होती हैं तो वो अपनी मर्जी के इलाके से निकाह खान को ले जाते थे, निकाह रजिस्ट्रार जो ताल्लुक वाला है वो उसको ले जाते थे, वो निकाह पढ़ाता था और उसके बाद अपनी मर्जी की यूसी में उसका इंदराज हो जाता था। इंदराज तो हो गया, लेकिन बाद में इसकी वजह से पेचीदगियाँ बनती थी। बिल्कुल। कोई भी डिवोर्स होनी है या कोई भी मसला होना है या जो सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो फिर वो लोगों के लिए मसला बनता था कि निकाह हो गया तो अब उनके रजिस्ट्रेशन का मसला बना हुआ है। वो निकाह खान जहाँ का होगा वो तो वहीं पर रजिस्टर्ड करेगा ना। तो ये बड़े इशू सामने आ रहे थे, मुसलसल शिकायत सामने आ रही थी, जिस पर अब ये डिसीजन लिया गया है कि सबसे पहले जो 346 यूनियन कौंसिल्स हैं तो उसमें 6 वार्ड के हिसाब से जितने भी निकाह रजिस्ट्रार हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसमें देखा जाएगा कि इसमें कितने जिंदा हैं या मुर्दा हैं या किन के नाम पे कोई गलत रजिस्टर तो नहीं यूज़ हो रहा, उन तमाम का डाटा। फिर उसमें सेकंड नंबर पे उन तमाम की स्क्रूटनी होगी कि जहाँ कहीं अगर कोई फोट हो गया और उसके नाम का रजिस्टर यूज़ हो रहा है तो वो उससे वापस लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से जिनकी रेपुटेशन का मसला है या जिनकी शिकायत है उसका अजाला होगा, उनको रिप्लेस किया जाएगा। फिर इसी तरह से यूसीज लेवल पे डिस्प्ले किया जाएगा कि ये निकाह की फ़ीस है 200 रुपया, ताकि लोगों को पता हो कि ये फ़ीस है। बाकी जो जिसने अपनी मर्ज़ी से देने हैं वो जितने भी दे वो मैटर नहीं करता, लेकिन लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि वो 5,000 या 10,000 फ़ीस है, ये इस चीज़ों का खात्मा किया जा रहा है ताकि लोग भी इस हवाले से अवेयर हो सके और जो बंदा जाता है उसके पास भी उस यूसी का उस वार्ड का निकाह रजिस्टर हो, ताकि जो बाद में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो पहले मरहले पे उनको काउंटर किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, डिजिटलाइजेशन को फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसमें रिकॉर्ड कीपिंग में भी आसानी आती है और दूसरा जो है गलतियों की जो गुंजाइश होती है वो भी कम हो जाती है, और तीसरा आवाम की सहूलत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है जस्ट 1 क्लिक पे सामने आ जाती हैं। तो इस पर अरसलान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रही हैं कि दुनिया जो है वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को अपना रही है, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग हो या कोई भी हो। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से कितने जल्दी जो है हम आहंग हो जाना चाहिए? देखिए, हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस की कि हमारे पास डाटा किस तरह से हम उसको सेव रख सकते हैं, कैसे डेटा को अरेंज कर सकते हैं, कैसे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हम लोगों ने करने की कोशिश की है ना वो भी बुरी तरह नाकाम हुई है। लेट्स सपोज के अब एक यूनियन काउंसिल में मैं एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता हूँ ना, तो वहाँ पर वो ऑनलाइन है। अब जिस जगह पे वो है वो इतना थक्कड़ किस्म की वेबसाइट है कि उस पर मल्टीपल अटैम्प्ट किए जाए तो वो फौरी क्रैश हो जाती है। तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इस डिजिटलाइजेशन में जब दुनिया जो है वो अब इतना डाटा सेव हो सकता है, इतना डाटा सेव हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो ऑन अ सिंगल वेबसाइट। मसला ये है कि वो वेबसाइट इतनी थक्कड़ किस्म की है कि खाली 3 दफ़ा अटैम्प्ट करो तो वो फौरी वो क्रैश हो जाती है। तो ये चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे अभी रहमान भाई भी बता रहे थे कि चीज़ें बदल रही है, कोशिश की जा रही है, होप्स के जल्दी हो जाए। लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से आपको पता ही है कि वो प्रिविलेज कर रही है, डेटा साइंस कर रही है और डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हम एक यूनिक काउंसिल जाके इंदराज करने की बजाय हम इस गैजेट में अपने फ़ोन में खुद ही कर लें। हम खुद अब सिटीजन और दे ऑल्सो कैन डू इट। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना दे, क्योंकि एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए कि वो अपना डाटा वहाँ पर हाँ ये जरूर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पर हो जाए
कि आप वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें, जो कि हार्ड कॉपी जिसको हम कहते हैं वो, ताकि आपको एक कॉपी मिल जाए फॉर द एविडेंस। बट ऑन द अदर हैंड जब सब कुछ डिजिटलाइज है तो आप क्यों ना खुद ही कर लें, उसको अप्लाई कर लें, खुद ही अपना डाटा जो वो पुट कर लें, खुद ही आपका डाटा उधर रजिस्टर हो जाए, खुद ही डाटा जो है वो उधर सेव भी हो जाए, rather देन कि आप जाएं फिर करें। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन है, एक डेथ सर्टिफिकेट या एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ये हुआ है कि आपने निकाह जो जाकर रजिस्टर करवाया वो होता किसका है, निकल किसका आता है। इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। और आसानी पैदा करें जो यूनियन काउंसिल सतह पे और तहसीलों की सतह पे भी मैं कहता हूँ करें। सबसे मुश्किल काम जो इस वक्त है ना वो ये तो चलो डाटा निकाह रजिस्ट्रेशन होगी या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें होगी, लेकिन सबसे मुश्किल है वो लैंड रिकॉर्ड का है। अराजी का जो रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं उसको डिजिटलाइज और बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत है। लोगों के पास अपनी चीज़ें हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। अब इसी में फिर मसाइल पैदा होते हैं, वो फिर कमर्शियल जो एरिया खास तौर पर वहाँ पर इशूज़ होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, वो फिर लड़ाइयाँ दूर तक जाती हैं। तो ये अब अपने हाथ में हो, खुद ही डाटा अपना। बिल्कुल इसी तरह से डिजिटलाइजेशन को आसान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिटीजन पोर्टल्स हो जाए, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिकॉर्ड कीजिए। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक कर, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ईद उल अज़हा में कुछ ही हफ्ते जो हैं वो बाकी हैं और मवेशी मंडी के हवाले से अगर बात की जाए तो मवेशी मंडियों को नीलामी का सिलसिला जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। ई एक्शन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। कब से इस नीलामी का आगाज़ होगा, इस पर अब्दुर्रहमान आपसे मैं तफसीलात जानना चाहती हूँ कि ये नीलामी का तरीक़ाकार क्या होगा, आगाज़ कब से होगा और क्या ये सब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही होगा? ये एक और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर पंजाब भर में जितनी भी मवेशी मंडियाँ लगती हैं गवर्नमेंट में, जैसे जिसे कैटल मार्केट्स कहते हैं, तो अब उसमें जो है वो ई एक्शन की जा रही है। यानी कि आप घर बैठे हुए उस एक्शन में शामिल हो सकते हैं, आप बोली भरेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई है। ये तकरीबन 13 से कह रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगी। तो ये 21 मई को उसमें एक्शन होगी, जिसमें तरीकाकार ये होगा कि जो रजिस्ट्रेशन के अपने फॉर्म भेजेगा सारे सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह, तो उसके बाद वो बोली में बैठ जाएगा। तो वो कोई भी ट्यून वेबसाइट से चला जाएगा, उसमें ट्यून कर लेगा, उसमें बोली होगी, जो भी ज़्यादा बोली देगा उसको वो ठेका लाट कर दिया जाएगा। तो उसमें ये एक शफाफियत इससे होती है। और जो ठेकेदार पूल करते थे ना पहले, इसको कहते हैं कि ये फैसलाबाद में कोई एक्शन हो रही है, जैसे लाइड अस्पताल की कंटीन की हो, तो उसमें 3-4 ठेकेदार इकट्ठे हो जाते थे। वो छोटे ठेकेदारों को पैसे दे के बिठा देते थे, ठेका पूल कर लेते थे कम पैसों में। या एक बंदा कह देता था मैं पार्किंग का ले लेता हूँ, दूसरा कंटीन का ले लेता है, तो उसमें फिर वो जो करोड़ों का नुकसान सरकार का होता था वो आपस में बांट लेते थे। तो अब ये ऑनलाइन तरीके से ये होता है कि पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी इस ऑक्शन में बैठ सकता है और वो अपनी बोली लगा सकता है। फिर इसमें ठेका पूल करना मुमकिन नहीं रहता। और दूसरे नंबर पर कोई भी किसी भी शहर में ठेका ले सकता है। तो उसका ये एज होता है कि वो शहर के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या जो लोगों का इन्फ्लुएंस होता है वो उस तरीके से नहीं होता और यूँ चीज़ें बेहतर होती हैं। जैसे पार्किंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि वो ठेका मैक्सिमम में जाके नहीं लेता, बल्कि जहाँ पे उसको लगता है कि इतना प्रॉफिट होगा उसमें ले लेगा। जब किसी भी लोकल शहर में ठेका होता था तो बाज़-औक़ात वो मैक्सिमम सतह पे जाके ले लिया जाता था और उसका नुकसान फिर ये होता था कि वो पैसे नहीं पूरे होते थे, फिर शहरियों को तंग किया जाता था कि जैसे पार्किंग फ़ीस की अक्सर अलाइड में लड़ाई रहती थी, वो शहरियों को 50-50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो जब से पार्किंग कंपनी आई है तो वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। तो ये फिर ये सारे मसले थे जिनके लिए गवर्नमेंट ने ई एक्शन का तरीका निकाला है कि इससे आमदन भी ज़्यादा हो जाती है और उससे जो ठेका पूल होने का चांस था वो भी नहीं होता। बिल्कुल, बहुत ये वाकई एक अच्छा सिस्टम है कि एक तो ऑनलाइन आपको सारी एक्सेस मिल जाती है और दूसरा आप किसी भी सिटी से हैं तो आप मवेशी मंडी का जो ठेका ले सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स भी आ सकती हैं। यहाँ पर इस्लान अगर मवेशी मंडी के हवाले से बात करें, कैटल मार्केट के हवाले से बात करें तो ईद उल अज़हा में कुछ ही जिसे कहते हैं हफ्ते बाकी हैं और इंतजाम जो मवेशी मंडी के उस हवाले से अगर बात करें तो लास्ट ईयर की निस्बत जो है कौन कौन से इंतजाम जो हैं मवेशी मंडियों में होने चाहिए? देखिए, लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा इशू था ना वो था कि साया नहीं था, जो ये सॉरी ये धनौला वाली मवेशी मंडी थी। इसके अलावा बाकी में अच्छे इंतजाम थे, पानी नहीं था और
शेड के मसले थे, लेकिन अब ये है कि पार्किंग फीस जो थी ली जा रही थी डबल डबल, और इंतजामात काफ़ी वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए। खुसूस तौर पे जो सॉरी लोग आ रहे थे ना बेचने के लिए, जिनको व्यापारी कहते हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं थी। उनसे ठेका लिया गया, पूरे पूरे पैसे लिए गए, लेकिन ठेकेदार की जानिब से उनको काफ़ी थ्रेट किया गया, उन पे जो तंबू लगा के दिए गए, शेड ये मसला मौजूद रहता है जिसमें पार्किंग का ओवर चार्जिंग। ये देखिए, इसमें ठेकेदार पैसे ज़्यादा कमा रहा होता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नाअहली होती है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को अपना चेक एंड बैलेंस मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद दिनों की तो गेम होती है। ठेकेदार की तो कहीं पर बैठा है, उसकी तो कोशिश होती है कि लोगों की खाल उतार ले, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इसके अलावा जो मुतलका कैटल मार्केट के लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ इखलाकी बल्कि कानूनी के लोगों को लुटने से बचाया जाए। तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ठीक से अदा करेंगे या मिल मिला के करेंगे, तो फिर तो यही कुछ होना। ओवर चार्जिंग भी होती है, व्यापारियों को भी लूटा जाता है, सहूलियात भी पूरी नहीं दी जाती, पैसे उनके शेड्स के ज़्यादा लिए जाते हैं। और यही वजह आप देखें कि गवर्नमेंट के ये ज़िला कौंसिल एक मंडी लगाती है मकुआना के करीब, तो ये एक कैटल मार्केट है समुद्री रोड पे, तो लोग इसके अलावा जो गैर कानूनी मंडियाँ हैं उसका रुख इसी वजह से करते हैं ना, जैसे ये धनोला की या दीगर मंडियाँ इधर मिलर रोड पे लगी होती हैं, तो ये गैर कानूनी है, लेकिन लोग इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पे पैसे देकर सहूलियात नहीं मिलती, तो फिर वो गैर कानूनी मंडियों का रुख करते हैं कि वहाँ पर अपने मवेशी बेच दें, क्योंकि वहाँ पर वो फीस के नाम पे जगह टैक्स ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई भी दरख्वास्त देने का कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि जिसमें लोगों की एक्सेस हो जाए। वो फिर जो लोग बेचने के लिए आते हैं व्यापारी, वो बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं, वो डर रहे होते हैं कि अगर यहाँ से हमें निकाल दिया, अगर कोई लोधरा से आया तो वो बेचारा कहाँ पे जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को अपने नंबर्स देने चाहिए, जो शिकायत हो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों ने अगर ठेका भरा है तो वो भरा है कि जो गवर्नमेंट फीसेज हैं उनके मुताबिक, अगर ओवर चार्जिंग होती है तो उनका ठेका भी मनसूख हो सकता है जो कैटल मार्केट या लोकल गवर्नमेंट की जानब से। तो इस पर सख्त इकदाम अगर हों तो उससे बेहतरी लाई जा सकती है। अगर वही रवायती विज़िट रहे कि यहाँ पर कभी डीसी का विज़िट है, कभी कमिश्नर का, कभी एसी का, और उसके बाद फिर वही जैसे काम चलता रहता है, तो फिर इन चीज़ों से मसाइल ख़राब होते हैं, इन चीज़ों से मसाइल बढ़ते हैं, लोगों का हुकूमत पर एतमाद भी ख़त्म होता है। ये जितने पैसे इकट्ठे हो रहे होते हैं ये जेबों में जा रहे होते हैं, हुकूमत को तो वही मिलने हैं जो उन पर अलाटमेंट हुई है और जो ऑफिशियल फ़ीसों के हवाले से हुई है। तो ये ओवर चार्जिंग मीडिया पे भी हाईलाइट होती है, लेकिन मुझे अक्सर ये लगता है कि जानबूझ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं करते, या कभी भी ठेका इनका इस वजह से मनसूख नहीं होता कि इनके खिलाफ दरखास्तें ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में ही मिले होते हैं। गवर्नमेंट जितनी मर्जी या एक्शन के तरीके निकाल ले या जैसे भी कर ले कि इसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन फिर भी जो गठजोड़ है लोगों का या माफियाज का, वो जो है वो ब्रेक नहीं उस तरह से हो पाता। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, अगर महकमा बल्दियात के हवाले से बात करें, हमने लास्ट ईयर के हवाले से बात की कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन अभी जो कैटल मार्केट्स लगेंगी और इसमें ई इलेक्शन सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ कराया गया है, जिसमें ठेकेदार कहीं से भी हो वो कंट्रोल कर सकता है, शफाफियत आ सकती है। तो आप क्या समझते हैं इस तरीक़ेकार से जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए जी, इंतज़ामात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये इंतज़ामात बेहतर करने की कैटल मार्केट पाबंद है कि ठेकेदार को मजबूर किया जाए, ठेकेदार से वो सारी चीज़ें ली जाएं जो उसने एडमिट की हैं, और उसके बदले में जो उसको जगह अलाट की जा रही है, जो पार्किंग फ़ीस उसके दी जा रही है, तो ये जो सरकारी फ़ीस है उससे नहीं बढ़नी चाहिए। इसी तरह से जो मवेशी लाने की फ़ीस है, जो उसे जो है वो अड्डे का किराया है, वो सारा कुछ कानूनी तरीके से होना चाहिए, वो गैर कानूनी तरीके से या लोगों की खाल नहीं उतारनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो व्यापारी से ज़्यादा पैसे लेगा तो व्यापारी कहाँ से लेगा, वो जो बकरा या बछड़ा उससे लेने आ रहा है वो उससे ही पैसे पूरे करेगा ना, तो एट दी एंड फिर वो कंज्यूमर से ही जो है वो ओवर चार्जिंग के पैसे होंगे। तो ये चीज़ें रोकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है व्यापारी को जो यहाँ पर मौजूद है, जो बकरे बेच रहा है, बछड़े बेच रहा है, तो वो उतने ही कम रेट पर एंड कंज्यूमर को दे देगा। उससे अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठेकेदार ज़्यादा चार्ज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा चार्ज करेगी,
तो वो अल्टीमेटली वो भी उसमें शामिल करता रहेगा, तो फिर उसी का ये नतीजा निकलता है कि वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बकरे महंगे हो जाते हैं। फिर जो गैर कानूनी मंडी लगी होती है वो उससे लोग ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई चार्ज नहीं देना। फ़र्ज़ करें कि अगर बकरा 4-5 हज़ार रुपये उसको टैक्स की मद में ही, फीसों की मद में ही लग रहा है, तो फिर तो वो बाहर से ख़रीद लेगा, और बेचने वाला भी बाहर से बेच लेगा कि क्यों उधर जाके पैसे ज़ाया करने, और उतना वो बकरा सस्ता बेच लेगा। तो ये सारी चीज़ें गैर कानूनी मंडियों को प्रमोट भी करती है, और पूरा शहर जो मंडी बना होता है ईद के दिनों में, कॉरपोरेशन भी नाकाम नज़र आती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी नाकाम नज़र आती है, पूरी की पूरी गवर्नेंस पार्टी नाकाम नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान इसमें वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कैटल मार्केट में न सिर्फ फैसलाबाद से लोग आते हैं बल्कि आसपास के जो देहात है वहाँ से भी लोग जो है कैटल मार्केट का रुख करते हैं, तो सबके लिए सहूलियात होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमको वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अस्लान दुरानी, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, क्योंकि दूसरों के लिए सहूलियात देना हुकूमत का फ़र्ज़ भी है। महकमा बल्दियात हो या कैटल मार्केट हो, वहाँ पर जो है आने वाले ज़ायरीन और जो व्यापारी हैं उनके लिए जो है वहाँ पर सहूलियात लाजमी होनी चाहिए। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। कहते हैं कि ख्वाब देखना बहुत आसान होता है, और जब ख्वाब की ताबीर के हवाले से बात करें तो उसके लिए लगन, मेहनत और एक सीधे रास्ते की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ आजकल जो नौजवान नस्ल का सबसे पहला ख्वाब ये होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए स्टडी अब्रॉड के लिए जाएं, लेकिन स्टडी अब्रॉड के लिए सही रास्ता, सही लोगों को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपको अच्छी डायरेक्शन दें, करियर के हवाले से, अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपको बेहतरीन गाइड करें। तो एक बेहतरीन रिसोर्सेज के लिए आप भी तलाश में होंगे, तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं। अगर इनके तारुफ के हवाले से बात की जाए तो शायद इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तारुफ करवाना चाहती हूँ डॉक्टर अमार सुहेल का। आप स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं, आप डायरेक्टर स्टूडेंट क्लब भी हैं और एक इंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दी प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपसे बहुत सारी डिस्कशन होगी स्टडी अब्रॉड के हवाले से भी, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी। उसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है अंशरा नूर ने, जो कि करियर कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? माय प्लेयर, आई एम गुड। ओके, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से जैसे बात की है कि मार्केट में बहुत लोग हैं जो कि स्टडी अब्रॉड को डील करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्लब का विजन क्या है और स्टूडेंट क्लब को ही क्यों चूज़ किया जाए व्हेन इट्स कम्स टू स्टडी अब्रॉड? आपने देखा होगा लोग जो है मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ये बिजनेस है और हमारा ये नोबल काज है। बिजनेस और नोबल काज में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी अटेंशन स्टूडेंट्स को मैच्योर करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना जो बाहर जाना चाहते हैं आला तालीम के लिए। लेकिन कुछ लोगों की अटेंशन होती है स्टूडेंट्स को लूटना, स्टूडेंट्स को से पैसे बटोरना, और यही डिफरेंस है हमारा और बाकी कंसल्टेंट का। हम किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपया नहीं लेते, सही, और फ्री में कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। सेकेंडली, अगर किसी बच्चे को MOE पे एडमिशन नहीं हो रहा तो उनको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है तो वो भी फ्री पढ़ाते हैं। और फिर जब वो इंग्लिश का टेस्ट बुक कराते हैं, ऑक्सफोर्ड टेस्ट बुक करते हैं, जब ब्रिटिश काउंसिल को पे करते हैं तो वो भी हम उनको कैशबैक दे देते हैं। सही, और ये वाकई बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो वो लोग जो UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो जस्ट महज कंसल्टेंसी की मद में ही उनसे लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। और फिर जब हमने स्टूडेंट से कोई पैसे नहीं लेने, तो हमें कोई लालच नहीं है, तो हम स्टूडेंट को जेन्युइन एडवाइस देते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा जो है मकसद है हमारा कि स्टूडेंट्स को जेन्युइन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडवाइस दी जाए। और फिर हमारे जितने भी कैरियर कंसल्टेंट हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे स्टूडेंट काउंसलर हैं, हमारे एडमिशन ऑफिसर हैं, सारे ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं
जो ब्रिटिश काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक एडवाइस दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल इसी तरह से एक एक्सपर्ट टीम ही आपको एक्सपर्ट जो है राय भी दे सकती है, क्योंकि करियर के हवाले से एक किसी भी नौजवान का ख्वाब जो होता है वो होता है कोई शायद साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाह रहा है, तो इसमें आपको राइट गाइडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब टीम एक्सपर्ट होगी तभी आप जो है वो राइट गाइडेंस हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर अनुष्रा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करते हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? अच्छा, बेसिक कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे कि आपको पता है, एक अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी इंटरनेशनली जो उसे नहीं पता होंगी। स्टूडेंट समझते हैं कि अगर वो एक चीज़ गूगल कर लेंगे या वेबसाइट से देख लेंगे तो उनको नॉलेज आ जाता है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए जो हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो अपनी रिसर्च करें और हम उनके सामने बेटर से बेटर ऑप्शंस रख सकें। हम कभी भी एक स्टूडेंट को ये नहीं कहते कि ये यूनिवर्सिटी आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। उसकी प्रेफरेंस जान के वो किस कंट्री में जा रहा है, किस किस्म की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है और क्या बजट है उसका, उसके अकॉर्डिंग हम उसे डील करते हैं और उसको एटलीस्ट भी 5 to 6 ऑप्शंस मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टूडेंट के माइंड में जो भी क्वेश्चन हो किसी के भी रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के, फी के, स्कॉलरशिप के, उसका क्लियर हो सके और वो अच्छे से अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज़ कर सके। ये बेसिक प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट फेस करते हैं। काउंसलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट के लिए आता है वो डॉक्यूमेंटेशन का आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भी कहते हैं, जैसे वो एक्सपीरियंस लेटर, अगर वो मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं तो वो समझते हैं हम किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस लगा देंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो स्टूडेंट को पता होने चाहिए। अगर नहीं भी पता तो इसमें स्टूडेंट अक्सर आके कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, तो आप हमें बताएं। तो हम इसमें कोई शर्माने की या शर्मिंदगी की बात नहीं होती। ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा, हम इसीलिए होते हैं कि हम स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड कर सकें, उसे बता सकें ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये स्टेप पे हम आपके साथ होंगे। इवन स्टूडेंट यहाँ से जब बाहर चला भी जाता है इनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में, हम तब भी स्टूडेंट के साथ होते हैं कि अगर उसे नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे डील कर सकें। तो स्टूडेंट के अगर माइंड में कोई छोटी प्रॉब्लम भी हो, कॉम्प्लिकेशन भी हो, तो हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस उसके साथ होते हैं ताकि उसको डील कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से अनुष्रा, जब स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात होती है तो स्टूडेंट जो है वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा होता है, ना सिर्फ अपनी इनकम इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है, और ऐसे में उसे राइट डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि करियर कंसल्टेंट की मैं समझती हूँ कि अगर एक छोटी सी भी गलती जो है वो स्टूडेंट के पूरे मुस्तकबिल को दांव पे लगा सकती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से यूके के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में ये राय पाई जा रही है कि अब यूके में करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वहाँ उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आप तो वहाँ पर रहते भी हैं, और किस तरह से क्या हालात हैं, या वाकई वहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही? जी, आपकी बात बड़े मज़े की बात है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, अब मैं पाकिस्तानी ज़बान में बात करूँगा आपसे। आपके पास ऑप्शन है क्या? अगर यूके नहीं जाना, ना जाए, कहाँ जाओगे? अमेरिका जाओगे? वो आपको 80% वीज़ा रिफ्यूज़ल है, छोड़े अमेरिका को भी छोड़े। ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहाँ 99% वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो कहाँ जाओगे? कनाडा 70% वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो जाओगे कहाँ? आपके पास बचता क्या है? शुक्र करें आपको यूके वीज़ा दे रहा है जिसमें 100% वीज़ा रेशियो। ऑप्शन है ही हमारे पास यूके। ठीक। और दूसरे नंबर पे यूके में बेइंतहा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, बेइंतहा वहाँ पे है आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, कोई एक बंदा जो बदकिस्मत होगा जो वापस आएगा, 99% वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, वो अपनी जॉब्स ढूंढ लेते हैं, वहाँ से वर्क परमिट ले लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बाद, और वहाँ अच्छी लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं। हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस होती हैं यूके में, बड़ी जॉब्स हैं, क्योंकि जब से यूरोप यूके से लैदा हुआ है, बेइंतहा जॉब्स का गैप आ गया जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। सही। और वाकई अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान के पास स्किल है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंसान खुद ही गेन कर लेता है। लेकिन इसके साथ उसमें थोड़ा सा आपने चूज करना है कि आप यूके में चाहिए क्या, आप जाने के लिए किस तरह का आपकी स्टडी होनी चाहिए कि यूके में इजीली सेटल हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज होंगे, आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो आप यूके में बहुत आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एआई टूल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यूके में बहुत आसानी से अपनी जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं।
आप बिजनेस मैनेजमेंट में जाएंगे तो यूके में है ही सारा बिजनेस, वहां पे डॉक्टर्स को भी अपने हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए होते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप बेइंतहा जॉब्स है वहां पे। आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो बेइंतहा जॉब्स है। यूके में तो जॉब ही जॉब है। आप जरा उसको रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, ये तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है वो लोग जो यूके जाना चाहते हैं। लेकिन यूके जाने से पहले या किसी भी कंट्री में स्टडी अब्रॉड के लिए जाने से पहले, खासकर आप अगर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं या आप वहाँ पर जॉब पर्पज़ के तहत जा रहे हैं, अपने आप को जो इन्वायरमेंट के मुताबिक अप टू डेट करना, स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो थोड़े अलग होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होगा, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। तो आपने जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है हर चैलेंज से। हम पाकिस्तान में तो ये खुशकिस्मती होती है कि हमारे पास आसपास के लोग जो हैं वो हमें एम्पावर कर रहे होते हैं। बाकी कंट्रीज़ के हवाले से इंशाअल्लाह आप भी इत्तेफाक करेंगी इस राय में कि वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उस तरह से लोग आसपास के एम्पावर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नया सिटी होता है, नया मुल्क होता है। तो इसी में स्किल के हवाले से अगर आप स्टूडेंट को टिप देना चाहें, कौन सी स्किल स्टूडेंट्स सीख सकते हैं यहाँ से और वहाँ जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली स्किल्स स्टूडेंट्स के पास यहाँ भी ऑब्वियसली स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं। एक बैचलर्स की ग्रेजुएशन स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करके बाहर जाता है तो उसमें इतनी स्किल होती है कि वो इजीली कोई जॉब कर सके। जैसे सर ने बताया, आईटी में जॉब्स हैं, मैनेजमेंट में जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं। बात यह है स्टूडेंट को एफर्ट्स भी करनी चाहिए। अब स्टूडेंट समझते हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान से डायरेक्ट यूके जाएंगे तो जॉब उनके लिए होगी, ऐसे नहीं होता। कहीं भी किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में आप जाओगे, आदर आप जा रहे हो यूके में या फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप जा रहे हो, एफर्ट ज़रूरी है। आपको जाके वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको जाके वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना पड़ता है। अब एक स्टूडेंट है, लेट्स से हम कह लेते हैं उसने अपनी डिग्री में नहीं की, पार्ट टाइम जॉब्स कर ली, एज अ वेटर जॉब कर ली, जो बहुत कॉमन जॉब स्टूडेंट करते हैं। उसने दूसरी कोई स्किल नहीं सीखी, वो नहीं गया प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ और उसने अपनी थ्योरी की क्लासेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और उसके मुकाबले में एक स्टूडेंट है जो साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क भी देख रहा था, अपनी पार्ट टाइम जॉब्स, अपनी एजुकेशन को साइड पे रख के उसने अपनी फ्यूचर के लिए भी सोचा कि अच्छा मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ के लोगों के साथ अपना एक कम्युनिकेशन बढ़ाई, सोशल सर्कल बढ़ाया। जाहिर है जब उसे जॉब करेगा उसकी एफर्ट्स नजर आएंगी और उसको इजीली जॉब्स मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वो एफर्ट्स अपनी नहीं डालते उसके अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि हमारी डिग्री हो, हमें जॉब मिल जाए। यहाँ भी वैसे जॉब नहीं मिलती। जो स्टूडेंट जाहिर है जो एफर्ट्स करेगा, जो हार्डवर्क करेगा, जो उस एरिया में आप एक फील्ड में जाना चाह रहे हो, आपको उसके लिए कोई तो एफर्ट करनी चाहिए। अब किसी भी रीजन में जाओ तो बेसिकली हम भी स्टूडेंट को ये एडवाइस करते हैं, टिप देते हैं कि आपने वहां जाके बिल्कुल कट के नहीं बैठना कि क्लासेस हों और पार्ट टाइम जो एंड घर, ऐसा नहीं होता। आपने वहाँ जाके अच्छे से यानी सोशल सर्कल अपना इंक्रीज करना है, रिसर्च करनी है, वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करना है ताकि आपको पता लगे यहाँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, मैं किस में जा सकता हूँ, मैं किस में कौन सी फील्ड मेरे लिए है, मैं उसमें बेटर काम कर सकता हूँ। तो यही टिप है, स्टूडेंट जाके अपने लिए थोड़ी एफर्ट करें, मार्केट एक्सप्लोर करें, किस किस्म की जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और वो किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत प्रो टिप हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं वो खुद हमें बताएं। हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जाके हमें कह रहे हैं मैडम हमारी तो 1 मंथ में ही जॉब लगी, क्योंकि वो ये चीजें माइंड में रख के जाते हैं कि बिल्कुल हमने यूके, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ये कहते हैं हमने यूके जाना है, कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है हमने यूके जाके काम भी करना है, अपना फ्यूचर बनाना है। तो यही टिप है उनके लिए। बिल्कुल इसी तरह से अंशरा के जब भी अगर हम बात करते हैं कि यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, तो दो मिलीजुली राय सामने आती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि कुछ लोग तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। और ये कहीं ना कहीं इस बात में हकीकत भी है, क्योंकि इंसान को कहीं भी हो, वो पाकिस्तान हो, वो यूके हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो कनाडा हो, यूरोप का कोई भी सिटी हो, जब तक आप अपने अंदर काबिलियत नहीं पैदा करते, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते अपने इन्वायरमेंट को, जब तक आप चैलेंजेस से लड़ना नहीं सीखते, तो तब तक जो है आप किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि इससे पहले सोशल मीडिया पे ना खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूके जो है अब वीज़ा स्ट्रिक्ट करने वाला है, अब वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो यूके की उस तरह से नहीं रहेगी। अगर 100% है तो वो 50% पे चली जाएगी। क्योंकि आप स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आपसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। अगेन वही बात पाकिस्तानियों की कि हम लोग जब कोई इशू बनता है हमारे ऊपर तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन
बेसिकली हम एक डिफरेंट कॉम है, हमारा बिहेवियर डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं शॉर्टकट मारें और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएं, जाली बैंक स्टेटमेंट बना लें, डिग्री किसी और से परचेज कर लें और सारे ऐसे कर करा के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के तो वीज़ा प्रोसेस कर लें, स्टूडेंट वीज़ा। ये उनके लिए बदकिस्मती है कि उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। बिल्कुल इसी तरह से है और इसी वजह से हमारा जो है वो वीज़ा रेशो पे अफेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से वीज़ा रेशो किसी भी कंट्री की डिपेंड करती है कि वहाँ के जो पाकिस्तान के शहरी हैं उस कंट्री में जाके किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फर्दर भी इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है कि इंसान जब भी अपने करियर के हवाले से कोई डिसीजन लेता है तो उसे नहीं समझ आ रहा था कि स्टडी अब्रॉड के लिए कौन सा मुल्क जो है वो बेहतरीन रहेगा, कौन सी कंट्री में अप्लाई करें तो वहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेशो के चांसेस ज़्यादा हैं, रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, वो कौन सी गलतियाँ हैं जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनसे अवॉइड करना है। इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम में मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं वो स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट के हवाले से, एक चीज़ तो हमने फैसलाबाद में देखी है कि फैसलाबाद में कहीं भी चले जाएं डॉक्टर अमार का बिलबोर्ड हमें लाजमी नज़र आता है। आप स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं, मीट एंड ग्रीट इवेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट आपके पास एडवाइस भी लेने आते हैं, तो इसके पीछे विजन क्या है, किस तरह से आप पाकिस्तान को एम्पावर करना चाहते हैं? अच्छा, विजन ये है कि एक तो आप, मेरा बिजनेस सर्कल है ही है, फैसलाबाद के जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मोस्टली मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं। मीडिया मेरा बड़ा फ्रेंडली मीडिया है, बहुत मीडिया में आप लोग सारे मेरे बहुत अच्छे कोलीग्स हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन मेरा टारगेट जो होता है, हमारा टारगेट होता है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना, स्टूडेंट्स तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचना कि ये एक अदारा है जहां से आप सर्विसेज फ्री में ले सकते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि हमारा इतने शहर में बिलबोर्ड्स हों, इतनी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें, विजुअल हमारे इतना प्रेजेंस हो कि हर स्टूडेंट तक हम पहुंचें, उन स्टूडेंट को पता हो कि अगर हमने फ्री में एडवाइस लेनी है, जेन्युइन एडवाइस लेनी है, असली कंसल्टेंट के पास जाना है, जहाँ कैरियर कंसल्टेंट जो ब्रिटिश काउंसिल के ट्रेंड कैरियर कंसल्टेंट है, सर्टिफाइड कैरियर कंसल्टेंट है, उनसे एडवाइस लेनी है, तो हमने स्टूडेंट क्लब विजिट करना। बिल्कुल। आप पाकिस्तान में फैसलाबाद में कहीं भी चले जाएंगे तो आप रात को 12 बजे जाएंगे, सुबह 10 बजे सड़क पे निकलेंगे, आपको सामने स्टूडेंट क्लब का लेबल नजर आएगा, बोर्ड नजर आएगा, वहां से नंबर लें और सीधे हमारे ऑफिस पहुंचे, आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से है, एक सही गाइडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी मुफ्त में। बिल्कुल, और खासकर जब फ्री के हवाले से बात हो और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक अंशा, आप इस बात पे अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये राय होती है कि अगर वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन लेंगे तो उनका एम्बेसी इंटरव्यू आ जाएगा और जो एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इस बात पे कितनी सच्चाई है? इसमें वैसे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न बहुत आता है कि हम जा तो रहे हैं, अगर हमारा एम्बेसी इंटरव्यू आ गया तो एम्बेसी कभी भी आपको MOI की बेस पे यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। ये रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है, एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंग्लिश टेस्ट हो आप हमें। या एक चीज़ होती है, जैसे अगर हम यूरोप वाली साइड पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी अगर आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे रही है तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है टेस्ट, तो हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि वो टेस्ट करे क्योंकि उसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। यूके में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल करती है वो रैंडमली स्टूडेंट्स को कॉल करती है। बिल्कुल जैसे आप कर लें, इंटरव्यूज भी अगर होते हैं आप रैंडमली पर्सन सेलेक्ट करते हो कि इसका चूज करना चाहिए इसका, वैसे ही रैंडमली एम्बेसी कॉल्स करती है, किसी की भी बेस पे नहीं करती। स्टूडेंट्स को लगता है हमारा गैप ज़्यादा है तो उसकी बेस पे होगा, हमारा टेस्ट नहीं है इसकी बेस पे होगा, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एम्बेसी इंटरव्यू या उस सूरत में आ जाता है जब एम्बेसी की रिक्वायरमेंट हो। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आपको इस चीज़
आपके लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजीली अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से है कि क्योंकि ये एक राय पाई जा रही थी जिस पे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि शायद प्रोफिशिएंसी लेटर पे जो है वो वीज़ा रेशो जो है वो मुतासिर हो जाती है, वीज़ा उस तरह से नहीं आता। तो आई होप सो स्टूडेंट की ये क्वेरी जो है वो दूर होगी। लेकिन जब भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें तो वो कोई भी एम्बेसी हो, वो यूके की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं प्रोवाइड करें। एक्सपीरियंस लेटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर लेटर हेड पे होना चाहिए, स्टैम्प्ड एंड साइन होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। आई गेस विद इन 6 मंथ जो है, ये मैंने सुना है कि इतना एक्सपीरियंस 3 to 6 मंथ्स तक हम लेते हैं। इससे पुराना लेंगे तो जाहिर है जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा मसला करेंगे, आप थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हैं या MOI भी अगर आप 6 मंथ से ओल्ड लगा रहे हैं तो वो एम्बेसी उस पर कॉल आउट कर लेगी आपको कि ये सिचुएशन है, इस पे आपको मसला हो सकता है। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स ना बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने भी नहीं चाहिए। और इस पे तो मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी है वो आपको फ़ी भी रिफंड नहीं करती है कि जब इनिशियल डिपॉजिट आप जमा करवाते हैं उसके बदले में कैश के स्टेज तक कंफर्मेशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी होता है। तो उसमें अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पकड़ा जाता है तो तब यूनिवर्सिटी आपको रिफंड भी नहीं करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने से काफ़ी हद तक इज्तनाब किया जाए। इसमें एक पाकिस्तान की जो इमेज है, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तो डॉक्टर अमार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने बात की है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी, इस तरह से भी यूके के डिफरेंट रीजन्स हैं, इनमें मैनचेस्टर आ जाता है, लंदन आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है। तो स्टूडेंट को कौन सा एरिया चूज़ करना चाहिए व्हेन इट्स कम्स टू अपॉर्चुनिटी, सस्ती अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट कम हो? अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आपको नंबर 1 चॉइस करनी चाहिए लंदन की। ठीक है। मल्टीकल्चरल सिटी है, बिजनेस हब है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है लंदन। उसमें उसका लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। अगर आपको थोड़ा सा बजट कॉन्शियस है तो आप सेकंड ऑप्शन आपके पास मैनचेस्टर आ जाता है, जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन सस्ती है, जहाँ पे आपकी जो है एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आप मिक्स अप जल्दी से हो जाते हैं, आपको जॉब ग्रैब इजीली कर लेते हैं। मैनचेस्टर इज द बेस्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। सही। तो वहाँ पे जॉब्स भी मिल जाती हैं, अकोमोडेशन भी सस्ती है। लंदन से 3 गुना सस्ती अकोमोडेशन है मैनचेस्टर में। सही। एंड व्हाट अबाउट स्कॉटलैंड और स्टर्लिंग के हवाले से मैंने अगर आपको कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड जाए, वरना मैं आपको थर्ड ऑप्शन कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि स्कॉटलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम होती जाती हैं, श्रिंक होती जाती हैं, और फिर वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। दूसरा, स्कॉटलैंड को आप समझे कि पाकिस्तान का बलोचिस्तान, सही, वो काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, वहाँ पे मोटरवे भी डायरेक्ट नहीं जाती। तो आप ऐसे डेस्टिनेशन को क्यों चूज करेंगे जो आपके आगे जाके आप उसमें रह नहीं सकेंगे या रहने को प्रेफर नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन स्कॉटलैंड हो सकती है, लेकिन उनके लिए जिनके वहाँ पे रिलेटिव है। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किसी भी स्टूडेंट का यही डिसीजन होता है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हों, लिविंग कॉस्ट भी मुनासिब हो, और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है वहाँ का एक हेल्दी कल्चर हो। तो इसमें लंदन भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, मैनचेस्टर भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अमार के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट है, उनका कहना ये है कि स्टर्लिंग हो या स्कॉटलैंड हो, वो थोड़ा सा दूर दराज एरिया होता है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। तो यहाँ पर अंशना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमने बजट के हवाले से बात की, डॉक्टर अमार ने तो हमें बता दिया कि ये रीजन जो हैं वो सूटेबल है। अब यूके के एक्सपेंस के हवाले से बात करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने अपना माइंड बना लिया कि उसने अब यूके जाना है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो उसका बजट कितना आएगा, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड करिए। अच्छा, परसेंटेज और बजट डिफरेंट आ जाता है कि आप कौन सा कोर्स चूज करें। एक होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट जाता है, और एक होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यूजुअली पाकिस्तान से जो ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हाई हो जाती हैं। जैसे अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में जाना है तो बहुत सी यानी आपके पास ऑप्शन ज़रा लिमिटेड आ जाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंटरमीडिएट पे जो एडमिशन देंगी वो कम होंगी, वेदर आपको 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो हाई स्कूल एजुकेशन है वो 13 ईयर्स की होती है और हमारी 12 ईयर्स की होती है। तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हमें 14th ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी
हैं जो आपको इंटरमीडिएट के बाद अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन दे देती हैं, बट आपके पास उसके लिए परसेंटेज 65 to 70% तक होनी चाहिए मिनिमम स्टूडेंट की ना, जिसपे स्टूडेंट इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकता है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी मिनिमम 60% रिक्वायर्ड होता है। 55 टू हम कह लेते हैं, ऐसी एक दो ऑप्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो 55% पे भी अकोमोडेट कर लेते हैं स्टूडेंट को, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि 60% अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकता है। और अगर इसके बजट की टोटल बात करूँ तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको जो यहाँ से पे करना होता है वो यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट होता है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब आपकी जितनी टोटल फी होगी आफ्टर स्कॉलरशिप उसका कुछ यूनिवर्सिटीज 50% लेती हैं, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ले लेती हैं। इनिशियल डिपॉजिट आपको पे करना होता है, उसके बाद जो आपके कहने के पैसे लगते हैं वो आप जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, एम्बेसी फी होती है एंड देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपने बाय करनी होती है। जितना आपका कोर्स होता है, जैसे मास्टर्स वहाँ 1 साल का चलता है, 9 मंथ का कोर्स होता है, तो हम 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडेंट की बाय करते हैं ताकि स्टूडेंट को अगर कोई वहाँ पे मेडिकली प्रॉब्लम होता है तो वो ऑलरेडी कवर्ड हो। ये वहाँ की पॉलिसी है, ये लेना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएट पाकिस्तानी रुपीस में टोटल अगर आपका बजट है तो आपका 35 to 40 लाख तक बजट होता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जिन ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, किस रीजन में चूज कर रहे हो, उसका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी फी तो फिक्स्ड है, उसमें कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो जिसका इनिशियल डिपॉजिट कम है और आपको स्कॉलरशिप आपकी परसेंटेज पे ज्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली आपका बजट थोड़ा कम भी आ जाएगा, 30 लाख तक भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कौन से रीजन में आप जा रहे हो, कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो और आपका बजट के अकॉर्डिंग ही वो सारा ठीक है। अगर इसे हम एवरेज थोड़ी सी निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पास मिनिमम 30 का बजट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 से 45 लाख के दरमियान जो है वो स्टूडेंट का बजट होना चाहिए, जो कि इनिशियल कॉस्ट होती है पाकिस्तान से यूके जाने की। फिर वहाँ जाके अकोमोडेशन और ये सारे अरेंजमेंट जो है वो स्टूडेंट वहाँ पर और जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करता है और उसके साथ वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो फर्दर की रिमेनिंग फ़ी है वो फिल करता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर डॉक्टर अमार साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था PSW के हवाले से, जिसे कहते हैं पोस्ट स्टडी वीज़ा, ठीक है, वर्क वीज़ा, तो उस हवाले से बड़ी रूमर्स थी कि ये लिमिटेड कर दिया जाएगा। करंटली अभी 2 इयर्स का चल रहा है, तो पहले कह रहे थे कि 6 मंथ का होगा, अभी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये बंद हो रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी रूमर्स होती हैं। ये हमारे यूट्यूबर भाई जो है हमारे बड़े ही प्यारे भाई होते हैं, ये उनको बड़ा शौक होता है रूमर अड़ाने का, तो ये ऐसी कोई सदाकत नहीं है इसमें, बल्कि यूके गवर्नमेंट इसको किसी और तरह लेती है। यूके गवर्नमेंट ये उसके पीरियड को एक्सटेंड करने का सोच रही है। इस हवाले से पोस्ट वर्क स्टडी वीज़ा के हवाले से मजीद भी डॉक्टर अमार साहब आपसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा इसके हवाले से क्वेरीज भी हैं। पोस्ट स्टडी वीज़ा के हवाले से किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इस पर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो अमूमन स्टूडेंट को अपनी वहाँ पर स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूके में मिलता है। इसे अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और इसके हवाले से अगर हम माजी में बात करें तो आज से 1 साल पहले ये रूमर्स गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही थी कि यूके जो है वो PSW की जो ड्यूरेशन है वो कम करने वाला है। करंटली अभी 2 इयर्स चल रही है, लेकिन इसे 6 मंथ तक करने की भी खबरें जो है हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो स्टूडेंट्स इस खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। तो मैंने ये सोचा है कि ये क्वेश्चन जो है हम स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि PSW जो है वो फ्यूचर में तो नहीं यूके गवर्नमेंट की जानिब से कम करने का, ड्यूरेशन करने का कोई खदशा? एक तो ये है कि ये सारी रूमर्स हैं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि PSW गवर्नमेंट कम कर रही है, श्रिंक कर रही है या उसको ख़त्म कर रही, बल्कि अगर कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचना पड़ा तो वो इसको 2 साल के बजाय 3 साल करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि वो 3 साल करेंगे, जिस तरह का हमें इसका फीडबैक स्टूडेंट से मिल रहा है, और यूके गवर्नमेंट भी स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से ही अपनी पॉलिसीज बनाती है। और थर्डली आपने पूछा कि ये अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आप डिग्री साथ लगाते हैं और 2 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं, PSW आपको मिल जाता है। उसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, और मुफ्त में आप समझें कि आप वो ग्रैब कर लेते हैं 2 साल का वर्क परमिट और फिर आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से एंजॉय करते हैं।
वहां से आपकी असल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर करिएगा कि मैंने सुना है कि PSW पे अप्लाई करने के लिए शायद कोई फी चार्ज की जाती है, या ये सच है? नथिंग, वो वीजा एप्लीकेशन फीस जो यहाँ से आप कर समझे कि वीजा अप्लाई करते हुए वीजा एप्लीकेशन फीस है, वही आपने यूके में जब वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीजा एप्लीकेशन फीस ही पे करनी है। इसके अलावा आपके कोई चार्जेस नहीं है। आप समझे कि आपको मुफ्त में यूके गवर्नमेंट प्लेट में रख के 2 साल का वर्क परमिट दे देती है, लेकिन अगर आपने यूके में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो तो। ठीक है, PSW जो है गेन करने की सबसे पहली कंडीशन तो स्टूडेंट की ये है कि स्टूडेंट को अपने जो मास्टर्स प्रोग्राम है या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो डिग्री कंप्लीट करना होगी, उसे पास करना होगा, देन वो PSW के लिए अहल हो सकता है, अप्लाई कर सकता है। अप्लाई के लिए तरीकाकार वही जो एम्बेसी UK VI की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मौजूद होगा, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी होती है, आप उस तरह से वो फ़ीस सबमिट करवा कर अपना जो वीज़ा है वो PSW पे यानी कि वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अंशरा मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ यूके के हवाले से, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट भी हैं, तो जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है तो अक्सर स्टूडेंट्स के ये होता है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना होता है, कौन कौन सी टिप्स आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे जब उनका इंटरव्यू हो वो इसे लाजमी फॉलो करें, तो जिससे जो फेलियर की रेशो है वो कम हो सकती है? अच्छा, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू वाकई स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है हम इंटरव्यू में फेल ना हो जाए, बट इंटरव्यू में एज इट इज़ हम स्टूडेंट को भी यही समझाते हैं, इंटरव्यू में एज इट इज़ उन्होंने कुछ भी पूछना नहीं होता। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपका इंट्रो होता है, आपने यूके क्यों चूज़ किया, आपने वो सिटी क्यों चूज़ किया, आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और आपका यानी फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं। इसकी 2-3 टिप्स होती हैं। बेसिकली जब भी हम स्टूडेंट को ये क्वेश्चनर प्रिपेयर करवाते हैं हम ही बना कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। हम स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनर तैयार करवा के देते हैं और प्रॉपर उसके मॉक सेशंस लिए जाते हैं। स्टूडेंट समझता है कि उसको सारी प्रिपरेशन खुद करनी होती है, ऐसा नहीं होता है। एज अ काउंसलर, एज अ प्रोसेसर, हम उनके प्रोसेसर भी साथ साथ होते हैं, तो हमने उनको सारी तैयारी प्रिपरेशन करवानी होती है। हम प्रॉपर उनके मॉक सेशंस लेते हैं कि और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट अटक सकता है उसको हम दोबारा से स्टूडेंट को प्रिपेयर करने का कहते हैं। और जब तक हमें नहीं लगता कि स्टूडेंट्स वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा तब तक हम स्टूडेंट को गो अहेड नहीं देते, यूनिवर्सिटी के साथ उसका इंटरव्यू बुक नहीं करते। बेसिकली आपको जो चीज़ का आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है। आंसर स्टूडेंट को आते होते हैं। स्टूडेंट जाहिर है एक बैचलर्स का स्टूडेंट हो वो बिल्कुल भी एक आंसर्स याद करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हाथ से वो अटकता है वो उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको लैक होता है, उसको कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा होता है मेरा इंटरव्यू क्लियर ना हुआ, जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की। पाकिस्तान में भी हम ये फेस करते हैं कि मेरा इंटरव्यू क्रैक ना हुआ, मैंने कोई गलती कर दी, तो उनको आंसर्स याद होते हैं बट वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में अपनी कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाते हैं। हम स्टूडेंट को यही समझाते हैं कि इंटरव्यू है, आपने इजी रहना है, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आप अटक भी गए तो इट्स ओके, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी यूनिवर्सिटी में इतनी जबरदस्त है कि यूनिवर्सिटियों ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने ये इख्तियार ही हमें दिया हुआ है कि आप खुद भी स्टूडेंट का इंटरव्यू कर लें। सही कि इंटरव्यू आप रिकॉर्ड पाकिस्तान में भी ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनको यूके की यूनिवर्सिटियों ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि आप खुद हमारे बिहाफ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आप स्टूडेंट का इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। ठीक है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, एक यूनिवर्सिटियों का हम पे स्टूडेंट क्लब पे एतमाद है, और आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का चॉइस की वजह से हम आज जो है आपके सामने भी बैठे और फैसलाबाद में भी और पाकिस्तान में भी हमारा एक नाम। बिल्कुल इसी तरह से क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो अंशरा, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह आपने बताया कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्टूडेंट का आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, द वे ही और शी इज़ टॉकिंग, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरव्यू आके कंडक्ट करता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड या AI जनरेटेड इंटरव्यू लेती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि स्टूडेंट को किस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देना ज़्यादा आसान होता है, कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पर AI जज करता है इंटरव्यू? अच्छा, बेसिकली ह्यूमन इंटरव्यू ऑलवेज प्रेफरेबल होता है। जब सामने आपका इंटरव्यू लाइव आपके सामने होगा
तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उससे बात कर सकता है। जब AI होता है स्टूडेंट पे प्रेशर हो रहा जाता है, उसको लगता है कि मैं कोई ग्रामरली मिस्टेक ना कर दूं। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन होता है वो आपको समझ लेता है, अगर आप लाइव इंटरव्यू दे रहे होगे वो समझ लेगा आपकी बात। लेकिन AI को आपको प्रॉपर ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आप कोई वर्बली मिस्टेक ना करो और आपके आंसर्स बहुत मतलब के टू दी पॉइंट होने चाहिए। बट ह्यूमनली वो समझ जाते हैं और आप ये बिल्कुल हम स्टूडेंट को यही प्रेफर करते हैं कि आप लाइव इंटरव्यू की तरफ जाएं। नहीं तो जैसे सर ने बताया कुछ यूनिवर्सिटीज हमसे भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जैसे हम रिकॉर्ड करके में एक और इशू होता है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड हमने क्वेश्चन फीड किए होते हैं, उसके आंसर भी फीड किए होते हैं। अगर उसके रेलेवेंट आंसर नहीं दे रहे होते तो वो AI स्टूडेंट को फेल कर देता है। तो उसमें थोड़ा सा हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी से वो डिस्कस किया है कि AI में अगर आप AI पे जा रहे हैं तो अपने आप को और इस तरह इम्प्रूव करें, थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्योंकि जाहिर है जब स्टूडेंट एक इंटरव्यू दे रहा होगा, अगर वो मिस्टेकनली बात भूल भी जाता है तो वो उसको अपनी तरफ से कवर कर सकता है। इतना स्टूडेंट में क्रेडिबिलिटी होती है, उसको इतना कुछ पता होता है, वो अच्छे से कवर कर लेता है। लेकिन अगर AI जनरेटेड जैसे कि आप कह रही हैं आंसर्स अगर स्टूडेंट देगा और अगर कोई मिस्टेक होती है वो अपने से भी अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी वर्बल्स या अपनी ग्रामर यूज करता है तो AI उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम उनको यही प्रेफर करते हैं कि आप लाइव यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू दे दें, जैसे हम भी रिकॉर्ड करवा के भेजते हैं। वो स्टूडेंट के लिए और इजी हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट पे एक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमसे बात करते हैं तो उन पे इतना प्रेशर नहीं होता। वो यही समझते हैं कि हम उनके काउंसलर ही उनके साथ बैठे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जो हम ही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वो हमारे साथ मतलब उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा आप कह सकती हैं हो जाता है, तो वो इजीली वो इंटरव्यू तो अच्छे से रिकॉर्ड करवा लेते हैं। और यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी स्टूडेंट अगर लाइव दे रहा है तो वो भी हमारे इंटरव्यूज मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनके मॉक सेशंस प्रॉपर्ली लिए गए होते हैं, उनको प्रॉपर क्लासेस होती हैं, तो वो इजीली उसको सिचुएशन को डील कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ह्यूमन बेस्ड जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा इजी होते हैं कंडक्ट करना। एक तो स्टूडेंट को गुंजाइश मिल जाती है अपनी बात कम्युनिकेट करने की। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी डायरेक्शन से हट रहा होता है तो इंटरव्यूअर शायद आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा और जो वो सुनना चाह रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट से निकलवाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके साथ अगर AI बेस्ड इंटरव्यू के हवाले से बात करें, वो थोड़े ट्रिकी इंटरव्यू होते हैं, उसमें आपका आई कॉन्टेक्ट भी मैटर कर रहा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी मैटर कर रही होती है और इसके साथ साथ एक टाइमर भी चल रहा होता है कि जिसमें आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो साथ में ही कवर करने होते हैं। और अगर इसमें कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है तो स्टूडेंट जो है वो रिस्केड्यूल इंटरव्यू करवा सकता है या नहीं करवा सकता, क्या कंडीशंस होंगी, इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। करियर के हवाले से बात करें तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना सिर्फ अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, बल्कि इसके साथ साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। अपने करियर के हवाले से भी उसने कुछ टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, उन चीज़ों को टारगेट करने के लिए मसला भी होता है। तो इसमें एक्सपर्ट की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें तो आज के हमारे प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि UK जाना कितना आसान है, बजट किस तरह से है, और इसी तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप अपने स्टडी अब्रॉड का प्रोसीजर इस वजह से नहीं स्टार्ट करवा रहे कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू काफ़ी टफ होगा, एम्बेसी का इंटरव्यू आ जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट क्लब जो है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवा रहा है और स्टूडेंट के मॉक सेशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं अक्सर स्टूडेंट्स का देखती भी हूँ जब भी स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात आती है कि स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसने अगर स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो उसके साथ उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड और वो बच्चे अपने साथ लेकर जा सकती है डिपेंडेंट, क्योंकि UK ने तो अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी थी कि इससे पहले मास्टर्स प्रोग्राम पे स्पाउस वीज़ा अलाउड था, लेकिन रिसेंटली जो है हमने देखा है कि UK ने जब से क्लोज कर दिया है डिपेंडेंट वीज़ा, तो उसके बाद कोई और ऑप्शन है, किसी और कोर्स पे जा सकता है स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट लेकर? अच्छा, अगेन हम पाकिस्तानी है तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये टर्म कहने के, पूरी दुनिया में हम मशहूर हैं 2 नंबरी में। तो इसमें भी हमने 2 नंबरी इतनी की है कि स्टूडेंट्स अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स अपने फैमिली को लेके जाना चाहता है, वहाँ स्टडी करना चाहता है, वहाँ फैमिली अपने साथ रखना चाहता था, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था। लेकिन हम लोगों ने फेक डिपेंडेंट बना के स्टूडेंट्स के साथ भेजना शुरू कर दिए हमारे सो कॉल्ड एजेंट्स ने। तो उसकी वजह से पूरी जो है UK गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने ये बैन लगा दिया है कि स्टूडेंट्स के साथ
डिपेंडेंट नहीं आ सकते, सिर्फ स्टूडेंट आए पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने छोटा सा एक सेगमेंट रखा जो बहुत ही रिसर्च में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे 2 साल 3 साल रिसर्च करना चाहते हैं, PhD में जाना चाहते हैं, लेवल 9 में जाना चाहते हैं, तो उनके साथ डिपेंडेंट चलो आ जाएं। लेकिन हम लोगों ने कहा चले ये एक छोटी सी विंडो है, उसमें भी डाल स्टूडेंट फेक डिपेंडेंट बना के डालना शुरू कर दिए, और वो विंडो भी बड़ी नैरो हो गई। अब सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा सकता है, जो रिसर्च में जाएंगे वो भी आटे में नमक के बराबर है। ये फर्ज करें 10,000 स्टूडेंट जा रहे हैं तो बीच में 500 या 200 स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं, इससे ज्यादा डिपेंडेंट के साथ स्टूडेंट नहीं जा सकते पूरी यूके में। सही, आप समझे कि ना होने के बराबर ही है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने पढ़ने जाना तो डिपेंडेंट को साथ ना लेके जाएं, और अगर आपने डिपेंडेंट के कोर्स में जाना तो मेरे ख्याल में 98% चांसेस है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करने के लिए जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100% चांसेस हैं तो वो 10% पे चले जाते हैं। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है वो पहले खुद जाके स्टडी करता है, उसके बाद अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? ये आपने थैंक यू, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया। ये आइडियल सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो जेन्युइन फैमिलीज को लेके जाना चाहते हैं, जब वहाँ सेटल होना चाहते हैं। पहले जाएं स्टूडेंट वीज़ा पे, अपने आप को वहाँ पे स्टडी करें 1 साल के लिए, और वहाँ पे वर्क परमिट लें, फिर अपनी फैमिली को साथ बुलाएं। और ये सबसे अच्छा शॉर्टकट और लीगल वे है आपको वहाँ पे स्टडी करने के लिए, आपको वहाँ रहने के लिए, अपनी फैमिली को वहाँ ज्वाइन करवाने के लिए, बुलाने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, क्योंकि फैमिली के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा पे तो आपने कहा है कि बीइंग अ करियर एक्सपर्ट आप चाहते हैं कि स्टूडेंट ना जाएं क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट को अपना इनटेक भी वेस्ट करना पड़ता है। स्टूडेंट पहले खुद जाए और उसके बाद जो है वो अपनी फैमिली को बुलाए। अगर वहाँ पर फैमिली सेटलमेंट के हवाले से अगर बात करें तो कितने साल लगते हैं एक स्टूडेंट को वहाँ पर अपनी जो PR डेवलप करने के लिए, नेशनलिटी गेन करने के लिए? 5 साल का ड्यूरेशन होता है। आपने 5 साल वहाँ पे लीगल रहना है ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क परमिट, तो आपको जो है इजीली वहाँ पे इंडेफिनेट स्टे मिल जाता है। आप वहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारा अपना ऑफिस वहाँ पे, तो हमारे जो अच्छे करियर कंसल्टेंट यहाँ पे होते हैं, जो अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, हम उनको बावकात यूके में अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको वर्क परमिट दे देते हैं, और 5 साल में बहुत अपना ब्रिटिश नेशनैलिटी ले लेते हैं। सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो अब स्विच कर सकता है, वर्क परमिट में स्विच कर सकता है, क्या तरीक़ाकार है। इसी के साथ साथ उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ गलतियाँ कर देते हैं, वहाँ पर क्लासेस अटेंड नहीं करते, फीसेस नहीं देते, असाइलम क्लेम कर लेते हैं, तो ऐसे में उनके लिए यूके में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना? 2 बातें, अगर आपने वहाँ पढ़ने जाना तो जाएं। अगर आपने वहाँ पढ़ने के साथ साथ आपका है कि ना यहाँ पे किसी और रास्ते से फ़ौरन ही सॉलम क्लेम कर लूँ, या मैं स्टडी यूनिवर्सिटी में ना सारा दिन काम ही करता रहूँ, जॉब ही करता रहूँ, तो ऐसे में मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा आप यूके जाएं, क्योंकि आप ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं बल्कि दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स पे भी ब्रिटिश काउंसिल को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि इस एरिया के स्टूडेंट्स को, इस कंट्री के स्टूडेंट्स को आप यूके आने से रोकें। तो आप उनके लिए भी रास्ता बंद करना चाहते हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। आप जाएं, वहाँ पढ़ें, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करें, और अपना अच्छा गुजारा हो सकता है आपका। वहाँ पे लीगली आप जॉब कर सकते हैं स्टडी के दौरान, लेकिन उतनी ही करें जितनी अलाउ है, और साथ में आप क्लासेस लाजमी अटेंड करें। आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी क्लासेस अटेंड करने में, ताकि आप डिग्री लें और वर्क परमिट लें, और लीगली आप लीगल चैनल से आप जो है सेटलमेंट की तरफ जाएं। और थर्डली आपने वहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं करनी, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स आपने खानी नहीं है, कोई वहाँ से लोन नहीं लेने। अगर लीगली रहेंगे और यूके के लॉज को वायलेट नहीं करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे,
तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के हवाले से बात करें या कोई भी कंट्री के हवाले से बात करें, जब हम कहीं पर जाते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी या आप किसी भी कंट्री के नेशनल हैं, तो वहाँ जाकर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप जितने अच्छे से वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, जितने अच्छे से वहाँ पर बिहेव करेंगे, तो आपकी जो कंट्री का इमेज है वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा और जो आपसे बाद में आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानियाँ भी आएंगी। इसके बरक्स अब स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें, क्योंकि स्टडी अब्रॉड जो है ये एक डिसीजन के साथ साथ एक पूरी मार्केट है, बिजनेस की मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसे एज अ बिजनेस टूल यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स को गलत गाइड भी करते हैं, जिससे स्टूडेंट का भी नुकसान होता है। फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए मसला होता है, कुछ स्टूडेंट्स अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पे यूके चले भी जाते हैं तो वहाँ जाकर अगर उनके फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो और मेरे ख्याल से 10 साल का बैन भी लगा देते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इस हवाले से। तो जब भी आप अपने स्टडी अब्रॉड के प्रोसीजर को स्टार्ट करवाएं तो आपने ये देखना है कि उसमें शफाफियत हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स फेयर तरीके से बनाएं, अपना जो इंटरव्यू है वो फेयर तरीके से क्लिक करें। अगर आप MOI के लिए मीट कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जिसे कहते हैं, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, तो इन सब क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं मीट कर रहे तो इसे जिसे कहते हैं इलीगल तौर पे बनवाने की कोशिश ना की जाए, इज्तनाब किया जाए, क्योंकि इससे सारी कंट्री की जो वीज़ा रेशो है वो मुतासिर हो रही होती है। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यूके ने बहुत सारे रीजन्स जो पाकिस्तान के हैं वो अभी भी रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि जहाँ से उन्हें रिस्क फैक्टर का खदशा है। यहाँ पर मैं अंशरा आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जब फेक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल लो है, स्कोर मीट नहीं कर रहा, तो वो स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट रिपीट करेगा या कोई डिप्लोमा करके वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा सकता है? अच्छा, बेसिकली ये भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो पहले तो स्टूडेंट को हम यही प्रेफर करते थे कि वो अपने सब्जेक्ट रिपीट कर ले, क्योंकि कोई वे नहीं होता था स्टूडेंट के बाद। बट अब रिसेंटली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेजुएट्स के डिप्लोमाज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट आ गया। लाइक इसमें अगर आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम है, आपके बैचलर्स में मार्क्स कम है, तो आप इस डिप्लोमा के थ्रू, ये डिप्लोमा 6 मंथ्स का डिप्लोमा होता है, इस डिप्लोमा के थ्रू आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब ये डिप्लोमा आप कह लें कि आप डिफरेंट, ये भी ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको एक ही फील्ड में जाना है। मैनेजमेंट में भी ये डिप्लोमा है, लॉ में भी अगर कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है लॉ में भी ये डिप्लोमा कर सकता है, IT में भी है, हेल्थ केयर में भी है, डिफरेंट फील्ड्स में डिप्लोमा। स्टूडेंट जिसमें भी जाना चाहे वो ये डिप्लोमा कर ले। बेसिकली ये ऑनलाइन डिप्लोमा होता है, असाइनमेंट बेस्ड डिप्लोमा होता है। स्टूडेंट का एक पोर्टल बन जाता है, जब स्टूडेंट का ऑफर लेटर प्रॉपर उसका एडमिशन करवाया जाता है, वहाँ से ऑफर लेटर आता है, स्टूडेंट अपना डिपॉजिट करवाता है। कि सही तरीकाकार है, अगर आपके नंबर जो है वो कम आ जाते हैं तो भी आपके पास डिप्लोमा का रूट है जिससे आप जो है वो यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए। बहुत शुक्रिया अंशरा नूर, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और जिस तरह से आपने स्टूडेंट को गाइड किया, ये सेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमार साहब, आपकी तशरीफ। आप जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया, स्टडी अब्रॉड हो या कोई भी डिसीजन हो, तो हमेशा अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को लाजमी रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।